Case-based problems. The below pictures are few natural examples of parabolic shape which is represented by the quadratic polynomial. A parabolic arc is an arc in the shape of parabola. In the structures, their curves represent an efficient method of load and so can be found in the bridges and architecture in the variety of forms. ठीक है, देख रहे हो ये आर्क बिल्डिंग के बाहर वाली, ये इस तरह के ब्रिजेस, ये सब क्या है? पैराबोलिक शेप्स. ठीक है, यहाँ पे जो रोप वाले ब्रिज होते हैं, सस्पेंडेड रोप वाले, ये पूरा पैराबोला होता है. लोड को हैंडल करने के लिए ऐसे शेप्स बनाए जाते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन ये है, in the standard form of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, a, b, c are called a, b, c are. All are real numbers, all are rational numbers. A is a non-zero real number, b and c are any real numbers, all are integers. नहीं, इसमें से a जो होता है ये कभी जीरो नहीं हो सकता. अगर a जीरो हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगी और ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. So A can never be zero. ठीक है, A can never be zero. तो option will be C. If the roots of quadratic polynomials are equal, where the discriminant d is equals to b square minus 4ac, then अब डिस्क्रिमिनेंट जो होते हैं वो होते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac. कहां आते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर. ठीक है, इसके तीन केसेस होते हैं. अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो रियल रूट्स होते हैं. d की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो होती है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं. फर्स्ट वाले केस में रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, और अगर d की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं. सो इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन d इज इक्वल्स टू जीरो. ऑप्शन नंबर डी. इफ अल्फा and 1 by alpha are the zeros of quadratic polynomial of x square minus x plus 8k, then the value of k is. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस. तो हमें ये दे रखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो जीरोस हैं वो अल्फा और 1 बाय अल्फा है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है. देखो इतनी सी जगह है मेरे पास में करने के लिए. यहां पे अगर आप नोटिस करो तो a कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. b कितना आ रहा है? -1 आ रहा है. c इज इक्वल्स टू 8k. अब देखो मैं सारी बात c के बेसिस पे ही कर रहा हूं. अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, राइट. मेरे पास में अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है अल्फा एंड 1 बाय अल्फा, और c की वैल्यू कितनी है? 8k, और a कितना था? 2. काटा, 2 से 8 कटा 4k, अल्फा से अल्फा कटा, तो यहां से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि 4k इज इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू क्या बन गई? 1/4. सिंस ये एमसीक्यू बेस्ड था इसलिए मुझे उतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, वरना तो मैं एक एक चीज को डीपली एक्सप्लेन करके करता. तो आप भी साइड में कहीं रफ में इसको ऐसे कर लेना, छोटे मोटे में. ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. टचेस द x एक्सिस एट 1 पॉइंट. Neither touches nor intersect the x-axis. Either touches or intersect the x-axis. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अब आपको ये बताना है कि ये कितने पॉइंट्स पे x-axis को टच कर सकता है. कितने पॉइंट्स पे x-axis को टच कर सकता है. अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कर रहा है मतलब इसके टू रियल रूट्स हैं बट डिफरेंट. अगर एक पॉइंट पे कर रहा है तो 2 इक्वल रूट्स हैं बट रियल. एक भी पॉइंट पे नहीं कर रहा तो एक भी रियल रूट नहीं है. ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके कितने रियल रूट्स हैं. देखो आसान तरीका करने का, इस पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो या फिर इसके लिए कैपिटल D की वैल्यू निकाल लो. यहां से अगर आप नोटिस करो तो A कितना हो जाएगा? 1, B कितना हो जाएगा? 0, और C कितना हो जाएगा? 1. ठीक है, तो कैपिटल D होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. तो कैपिटल D क्या हो जाएगा? 0 माइनस का 4 ac, a इज 1 और c इज 1. अब जरा नोटिस करो d की वैल्यू कितनी आ गई? -4. तो कौन सा केस बन गया कि d इज लेसर देन 0. तो d जब 0 से कम होता है तो रियल रूट्स नहीं होते, इमेजिनरी रूट्स होते हैं. तो इमेजिनरी रूट्स की वजह से नियर टचेस नोर इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस.
तो करने का सबसे आसान तरीका, रेदर देन फाइंडिंग एक्चुअल जीरोस, आप एक्चुअल जीरोस फाइंड करने से बेटर होगा कि आप डिस्क्रिमिनेट का यूज कर लो। ऑल दो 4 चैप्टर में है बट यूज हमारा यहाँ पे भी आ रहा है। तो दूसरा तरीका, अगर आपको थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होना है तो आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कर दो और x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, रूट पे -1। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था जब भी रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो इमेजिनरी नंबर होता है, तो रियल रूट हो नहीं सकते, इसके इमेजिनरी रूट्स है। और इनफैक्ट मैंने रूट करा है तो बाहर भी प्लस माइनस आएगा, दो रूट्स बनेंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो प्लस माइनस रूट -1, तो इट्स एन इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी के लिए रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, आसान सी बात। इफ द सम ऑफ द रूट्स इज -p and the product of the roots is -1 by p, then the quadratic polynomial is, तो हम लोगों ने रूट्स के बेसिस पे एक फॉर्मूला देखा था, दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इज -p, तो माइनस का p टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -1 बाय p। बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस का 1/p। अब कभी भी डिनोमिनेटर में हम कुछ नहीं छोड़ते हैं, कोशिश करते हैं हम डिनोमिनेटर से हटा दें, तो उसके लिए आप कर सकते हो एलसीएम ले लो, बट अब आपको ऑप्शन से भी जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो ये यहां पे देखो डिनोमिनेटर में p को छोड़ रहा है, यहां पे भी p को छोड़ रहा है, यहां पे भी p को छोड़ रहा है। अब इन सब में से सबसे प्रॉपर या सबसे क्लोजेस्ट मेरा रिलेशन कौन सा बन रहा है, c। बस एक कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई में, और ये कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई हो सकता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू को फिलहाल हम 1 लेके चल रहे हैं हमारे इस केस में, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, बट फॉर्म हमारी कहां से कंपेयर हो रही है पूरी तरीके से c से, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, c। आसान। An आसन is a body posture originally and still a general term for the sitting meditation pose, later extended in Hatha yoga and modern yoga as exercise to any type of the pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisted and balancing poses. In the figure, one can observe that poses can be related to the representation of quadratic equations. ठीक है, पैराबोला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं लोग, राइट। सो द शेप ऑफ द पोज शोन इज, आपको दिख रहा होगा, दैट इज पैराबोला। द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स, अगर किसी पैराबोला का ग्राफ डाउनवर्ड्स ओपन होता है, मतलब ऐसा, तो ए की वैल्यू उसके लिए क्या होगी, ए दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा 11th का है, मैं तुम लोगों को बता देता हूं, हल्का सा 11th का कॉन्सेप्ट आ गया। पहली बात तो ये दोनों तो आप कैंसिल आउट कर दो पहले, क्योंकि इन दोनों केसेस में ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि ए 0 हो सकता है, बट क्योंकि ए 0 नहीं हो सकता किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ए की वैल्यू 0 हो जाती है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर बन जाएगी, तो दीज टू आर नॉट पॉसिबल। अब पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, ओपन अपवर्ड्स, ये सब क्या होते हैं, 4 स्टैंडर्ड शेप्स होते हैं पैराबोला के। ओपन टू द राइट, इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओपन टू द लेफ्ट, इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ओपन टू द अपवर्ड्स, इसकी इक्वेशन बन जाती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और ओपन टू डाउनवर्ड्स, इसकी इक्वेशन बन जाती है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब आप ये देखो कि वो डाउनवर्ड्स वाले की बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, पर अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जो हमने पढ़ी है। हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू y। ये सब किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, y को एक साइड रखना पड़ेगा और बाकी सब एक साइड रखना पड़ेगा। तो अपेरेंटली हमारा y यहां से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन -4a। तो अपेरेंटली हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, जब भी बॉटम ओपनिंग पैराबोला होगा, डाउनवर्ड्स ओपनिंग पैराबोला होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, नेगेटिव, <0। इजी। वो y को अरेंज करना था y के हिसाब से। थोड़ा सा 11th का टच है, अब क्या कर सकते हैं, सैंपल पेपर्स में दे रखा है।
इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, ये जो ग्राफ दे रखा है इसमें कितने जीरोज हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, 2 जीरोज हैं, एक आ रहा -2 पे, एक आ रहा 4 पे. The 2 zeros shown in the graph are -2 and 4. और लास्ट हमें पूछा गया है the zeros of the quadratic polynomial 4√3x square plus 5x minus 2√3r. तो आपको इसको करने के लिए क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप करवा दो. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करवाएं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का पहले तो प्रोडक्ट देख लेते हैं कितना बन रहा है. फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बन रहा है 4 2 8 टाइम्स 3 -24x स्क्वायर. अब मिडिल टर्म को ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट करना है जिनका प्रोडक्ट कितना बन जाए, -24. तो 8x - 3x. ठीक है. सो 4√3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 4x, तो ये बचेगा √3x प्लस 2. और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, माइनस का √3. ठीक है. तो ये भी क्या बन जाएगा, √3x प्लस 2. तो हमारा एक फैक्टर हो गया √3x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर हो गया 4x माइनस √3. अब जीरोस निकालने के लिए इन दोनों को 0 को इक्वल करा तो x की पहली वैल्यू आ गई -2/√3 और x की सेकंड वैल्यू आ जाएगी √3/4. तो ये हो गया हमारे अल्फा एंड बीटा मतलब जीरोस. सो -2√3 एंड √3/4, ऑप्शन नंबर बी. इजी. Basketball and soccer are played with a spherical ball, even though an athlete dribbles the ball in both the sports. A basketball player uses his hands and a soccer player uses his feet. Usually, soccer is played outdoors on a large field and basketball is played indoor on a court made out of wood. The projectile path traced of soccer ball and basketball balls in the form of parabola representing the quadratic polynomial. ये है पाथ, ये है पाथ. तो ये कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ. राइट. क्वेश्चन क्या कह रहा है, द शेप ऑफ द पाथ शोन, कैसा, पैराबोला. कोई बड़ी बात नहीं है. द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड. अगर कोई ग्राफ ऑफ पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है तो उसके लिए ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0. अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा. ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द पॉलिनोमियल 1 2 3. वैल्यूज क्या, -3 -1 एंड 2. तो कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं और हम लोगों ने वो ढूंढ भी लिए. राइट. नाउ व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल. अब इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो, होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल ही. ठीक है. अब आपको पता लगाना है कि एक्सप्रेशन क्या होगा. ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा तो इस 3 को आप पावर में समझोगे. तो एक्सप्रेशन को आप निकाल नहीं सकते हो, पर आप एक काम कर सकते हो, आप वेरीफाई करवा सकते हो कि ये 3 जीरोस इनमें से किस एक्सप्रेशन के. क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करके देखना पड़ेगा इन तीनों को रखने पे कौन कौन सी इक्वेशन 0 हो जा रही है. ठीक है. तो मेरा लकी गैस जा रहा है बी पे जा रहा है, मैं बी को ट्राई करूंगा. ठीक है. तो -3 रखा सबसे पहले मैंने, तो -3 का क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ -3 का स्क्वायर -5 ऑफ -3 प्लस 6. तो -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, -27 प्लस 9 2 18 प्लस 15 प्लस 6 ना. मेरा लकी गैस गलत हो गया, ये 0 नहीं बन रहा, तो बी तो नहीं है. चलो डी ट्राई करते हैं. -3 का क्यूब प्लस, मेरे को ये लग रहा है सी है, श्योर हो. चलो डी ट्राई कर रहे हैं सबसे पहले. -3 का क्यूब ट्वाइस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ -3 प्लस 6. तो -3 का क्यूब -27, 9 2 18, 5 3 15 प्लस 6. तो 18 और 6 24, ये भी गलत हो गया. चलो सी ट्राई करते हैं. सी पे डाल के देखते हैं. -3 का क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स -3 -6. -3 का क्यूब -27 प्लस 9 2 18 माइनस का 15 एंड माइनस का 6. ये भी नहीं है.
तो आंसर इज ए। इसलिए मैंने वहां से स्टार्ट करा जहां से सबसे कम आपको उम्मीद हो। ठीक है, एक्चुअल में ए है। देखो, -3 का क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ -3 का स्क्वायर माइनस का 5 टाइम्स -3 माइनस का 6, -27 बन जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा और माइनस का 6 आ जाएगा। 27 और 6 कितना हो गया? -33 प्लस 33 कट के 0। तो जैसे मैंने एक को चेक करा है, बाकी के दो को भी आप चेक करोगे। ठीक है, अभी तो मेरे ये तीनों फेल हो गए थे, इसलिए मेरे को पता पड़ गया मेरा आंसर यही है। पर अगर दो जगहों पे एक फिट हो जाए तो आप बाकी का नेक्स्ट वाला चेक करके देखोगे। आसान। तो लकी गैस वगैरह कुछ नहीं होता, ए से स्टार्ट करो। ठीक है। While playing in a garden, Samrita saw a honeycomb and asked her mother, "What is that?" Her mother replied, "That is the honeycomb, made by honeybees to store honey." Also, she told that the shape of the honeycomb formed is a mathematical structure. The mathematical representation of the honeycomb is shown in the graph. ठीक है, तो कभी अगर किसी को ये दिखाई दे तो ज्यादा सवाल नहीं पूछना है। ठीक है, भाग जाना है। ओके, सो शेप कैसा होता है? पैराबोलिक। ठीक है। Based on the above information, answer the following question. How many zeros are there for the polynomial represented in the graph? Obviously दो places पे intersect कर रहा है, दो zeros होंगे। ठीक है। Write the zeros of the polynomial. Zeros कहां कहां पे आ रहे हैं? एक्चुअल में इसने दे दिया -7,0 एंड +7,0 पे। ठीक है, तो -7 एंड +7 आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट लिखने हैं जीरोस के लिए। If the zeros of the polynomials x square plus a plus b 1 times x plus b are 2 and -3, then determine the values of a and b. So x square minus alpha plus beta times x plus alpha beta is equals to 0. ये क्या होती है? जीरोस की फॉर्म में इक्वेशन। अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करवा दें तो मुझे पता पड़ रहा है कि a plus 1 इसके इक्वल हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 2 एंड -3। तो इतना बेसिक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो a प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1 + 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? 0। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -3 इसके इक्वल हो जाएगा b के। तो b की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? -6। ठीक है, इजी। Volume of solid. A cuboidal solid of base x by x plus 1 is shown in the figure. देखो, इसका जो बेस है वो x by x plus 1 है। अब x कौन सा, x plus 1 कौन सा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। The height of the original solid is x plus 2. इस solid की जो original height है वो x plus 2 है। A small cuboidal solid of base x minus 2 by x minus 2. Base x minus 2 by x minus 2 and height 2 is cut from this solid as shown in the figure. तो समझ गए? एक क्यूबॉइडियल शेप है। क्यूबॉइड क्या होता है? जिसके 3 डायमेंशन होते हैं। लेंथ हमें x दे दी, ब्रेथ हमें x plus 1 दे दी, हाइट हमें x plus 2 दे दी गई है। उसमें से एक दूसरा क्यूबॉइडियल सॉलिड निकाल लिया जिसका बेस x minus 2 और x minus 2 है और हाइट 2 यूनिट है। राइट, सो फाइंड द पॉलिनोमियल फॉर द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसके लिए हमें पॉलिनोमियल फिगर आउट करना है। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड क्यूबॉइड। यही करना पड़ेगा। ओरिजिनल क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो और रिमूव्ड क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो। अगर मैं ओरिजिनल क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ मान लो x को मैंने मान लिया,
ब्रेथ ले लिया मैंने x+1 को और हाइट मैंने ले लिया x+2 को, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। आप चाहो तो इसको एक्सपेंड भी कर दो, ऐसे कर देना चाहिए हमें एक बार को इसको एक्सपेंड। v कितना हो जाएगा, x टाइम्स, पहले x को x+2 से मल्टीप्लाई करा तो बन गया x²+2x, फिर 1 को x+2x से मल्टीप्लाई करा तो बन गया x+2, तो v इज इक्वल्स टू x टाइम्स x²+3x+2, और साथ ही साथ हमने x को अंदर मल्टीप्लाई करा तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, x³ + 3x² + 2x। आसान सी बात है। तो ये हो गया मेरा ओरिजिनल वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो x³ + 3x² + 2x। अब जो क्यूबॉइड रिमूव करा गया उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, x-2 टाइम्स x-2 टाइम्स 2, x-2 टाइम्स x-2 तो क्या हो जाएगा, x² - 4x + 4, क्योंकि x-2 का होल स्क्वायर है, टाइम्स 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² - 8x + 8, तो ये रिमूव्ड क्यूब का वॉल्यूम हो गया। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको हमें ओरिजिनल वाले वॉल्यूम से, सो 2x² - का 8x + का 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x³ + 3x² - 2x² हो जाएगा, प्लस का 2x एंड प्लस का 8x बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस होने की वजह से, और लास्ट में माइनस का 8, तो x³ + x² प्लस का 10x माइनस का 8, ये बन जाएगा वॉल्यूम का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, जो भी रिमेनिंग सॉलिड है उसके लिए। आसान सी बात, कर सकते थे। अब सेकेंड पार्ट है, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड एट x इज इक्वल्स टू 8 इंचेस। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती थी, हमें किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए रिमाइंडर मिल जाता था, तो ये डिवाइड करने का शॉर्टकट होता था कि आप विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन रिमाइंडर निकाल सकते थे फॉर एनी वैल्यू, एनी गिवन वैल्यू ऑफ x। तो बोला x इज इक्वल्स टू 8 इंचेस के लिए आप रिमाइंडर निकालो, तो पुट करना है हमें इस रिमेनिंग वॉल्यूम के फॉर्मूला में, तो कितना हो जाएगा, 8³ + 8² + 10 टाइम्स 8 माइनस 8, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512, 8 का स्क्वायर 64 + 80 माइनस 8 648, और ये इंचेस में है और हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो 648 इंच क्यूब। आसान। थर्ड पार्ट है, यूज द पॉलिनोमियल टू डिटरमाइन द वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 8 इंच एंड वेरीफाई द रिजल्ट इन 2। तो हमें ओरिजिनल वॉल्यूम्स का यूज करना है, ओरिजिनल वॉल्यूम्स का यूज करके ये देखना है कि हमारा जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो सेम आ रहा है कि नहीं, राइट। तो अगर मैं इस बड़े वाले क्यूब का ओरिजिनल वॉल्यूम देखूं तो मेरे बड़े वाले क्यूब का ओरिजिनल वॉल्यूम क्या आया था, x³ + 3x² + 2x, so that will be x³ means 8³ plus 3 times of 8 square plus twice of 8, so 8³ will be 512, 3 times of 64 हो जाएगा ये, और 2 times of 8 16 हो जाएगा। तो ओरिजिनल जो वॉल्यूम बनेगा 512 प्लस 192 प्लस 16 720 क्यूबिक इंच, ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है 720 क्यूबिक इंच। अब जो रिमूव करा गया हम उसका वॉल्यूम देख रहे हैं, x-2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन, x-2 हो जाएगा 6, तो 6 टाइम्स 2, तो 72 इंच क्यूब या क्यूबिक इंच। तो 720 में से 72 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 720 माइनस 72, सो 8 यहां से कितना बचेगा, 11 माइनस 7 दैट इज 4, और सिंस इसने यहां पे 1 कैरी दिया है तो 648। तो मतलब हमने जो करा है वो कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, यूजिंग द वैल्यूज इन द एक्चुअल एक्सप्रेशन
भी सेम वैल्यू आ रही है रिमेनिंग सॉलिड की, और हमने जो पॉलिनोमियल से रिमेनिंग सॉलिड की वैल्यू निकाली है बाय यूजिंग दी रिमाइंडर थ्योरम, वो भी सेम आई है, राइट। यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू डिटरमाइन द वॉल्यूम एट x इज इक्वल टू 10 इंचेस। बस आपको x की जगह पे 10 इंच पुट करना है और रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से आपको वॉल्यूम निकाल के देना है। तो आप किस इक्वेशन को यूज करेंगे? ऑब्वियसली आप किस इक्वेशन को यूज करेंगे? तो ये ऑप्शन था, आइदर ये करो या ये करो। मैं एक बार लिख के बता देता हूं, 10 का क्यूब प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स 10 माइनस 8। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, फिर एक और 100 और माइनस 8, दैट मीन्स 1200 माइनस 8, दैट विल बी 1192 इंच क्यूब। देखो अब ना अपनी मसल मेमोरी होती है कि अपन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब लिखते हैं, इस क्वेश्चन में इंच दे रखा है, तो इसलिए मैं बार बार पॉज लेके यूनिट देख रहा हूं, तो यूनिट जरूर देखना, ठीक है। केस बेस्ड प्रॉब्लम है, बॉक्स के ऊपर बेस्ड है, कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी वो हमें फुलफिल करवानी है। For the box to satisfy certain requirements, its length must be 3 units greater than the width. तो ऐसा बोला गया है कि लेंथ जो भी होगी हमें नहीं पता, वो विड्थ से 3 यूनिट्स ग्रेटर होगी। अगर विड्थ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 + x, ठीक है। एंड हाइट मस्ट बी 2 यूनिट्स लेस देन विड्थ, और हाइट जो होगी वो भी विड्थ से रिलेटेड है, दैट शुड बी 2 यूनिट्स लेस देन द विड्थ। तो हो ना हो विड्थ को x से दिया होगा इसने, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। सो इफ द विड्थ इज टेकन एज x, फाइंड द पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो बहुत आसान हो गया, मान लो विड्थ x है तो लेंथ क्या हो जाएगी? x + 3, और हाइट क्या हो जाएगी? x - 2। मेरा बड़ा मन है कि मैं इस पर मार्क कर दूं कि width is x, लेंथ ले लो x + 3, और हाइट कुछ ज्यादा बन गई है डायग्राम में, बट है वो छोटी width से भी, x - 2। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? लास्ट क्वेश्चन में भी यही था, हमें वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का, तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, वॉल्यूम विल बी x + 3 टाइम्स x - 2 टाइम्स x। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया करो आप, फिर बाद में x को मल्टीप्लाई करा करो, फटाफट से हो जाएगा। x टाइम्स x - 2, इट विल बिकम x² - 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 3x प्लस 3 इंटू -2, दैट विल बिकम -6। फिर से सबसे पहले तो अंदर 2x और 3x क्या बन जाएंगे? सिर्फ x, x² प्लस x - 6। अब बाहर वाला x अंदर मल्टीप्लाई होगा, और फाइनल जो वॉल्यूम बनेगा इस बॉक्स का, दैट विल बी x³ प्लस x² - 6x। ये हो जाएगा एक फंक्शन जो इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, और सिंस ये x में है इसलिए मैंने छोटा सा x पे लिख दिया, क्योंकि इट्स पॉलिनोमियल इन x। और कैसा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल, आसान सी बात है। सेकंड पार्ट बोलता है फाइंड द पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द पेपर शीट टू मेक दिस बॉक्स। इस बॉक्स को बनाने के लिए जितना एरिया चाहिए पेपर का, उसके लिए फंक्शन बनाना है। अब जरा सोच के देखो, आपको ये बॉक्स बनाना है तो आपको ये सरफेस पे पेपर लगाना पड़ेगा, आपको इस सरफेस पे पेपर लगाना पड़ेगा, आपको इस ऊपर वाली सरफेस पे भी पेपर लगाना पड़ेगा, और ऐसी की ऐसी सिमिलर 3 सरफेसेस और होंगी। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। बस लेंथ ब्रेथ और हाइट सब हमारे पास में। सो 2 इंटू लेंथ x + 3, width that is x plus width into height x - 2 times x plus x + 3 times x - 2। आपको बस ये सॉल्व करना है। सो सेकंड का आंसर कैसे निकलेगा? बस इसको सॉल्व करके ये हो जाएगा x² + 3x प्लस x² - 2x प्लस x² + x - 6, x² + x - 6। जब मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करा हुआ है तो दोबारा मैं क्यों करूंगा? मैंने इसलिए वैल्यू देख ली। देखो x² हमारे पास में ब्रैकेट के अंदर 3 टाइम्स ऑफ x² है, x², 3x - 2x प्लस x। 3x में से 2x गया, x बचा, प्लस x हुआ तो कितना बचेगा? प्लस का 2x, और लास्ट
माइनस का 6, अब इस 2 को भी आप अंदर मल्टीप्लाई करवा के फिनिशिंग कर दो, दैट विल बिकम 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12. दिस विल बी दी equation of the sheet required to cover this box. Easy. If it must have the volume of 18 unit, what must be its length and height? तो अगर इसका वॉल्यूम 18 यूनिट है, इसका वॉल्यूम अगर 18 यूनिट है तो इसकी लेंथ और हाइट कितनी होगी? तो हमें इस वॉल्यूम को 18 के इक्वल करना पड़ेगा. ठीक है, सो हमारे पास में वॉल्यूम की इक्वेशन है. सो वॉल्यूम की इक्वेशन क्या है? x cube plus x square minus 6x. It is equals to 18. Now we'll have to factorize this thing. इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले x कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 और सामने कितना 18. अब ये x स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 18. तो x इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? फिर से x कॉमन आ गया और अंदर बचेगा x प्लस 3. इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन आया और बचा कितना? x प्लस 3. ठीक है, अब देखो हमारे पास में जो 3 फैक्टर्स हैं जो कि 18 उनका प्रोडक्ट है, वो हो जाएंगे एक तो x, दूसरा x प्लस 3 और तीसरा x माइनस 2. और मैं भी बेवकूफ हूं और आप भी बेवकूफ हो, हमने एक्चुअल में यहीं से तो क्वेश्चन शुरू करा था. इन तीनों को मल्टीप्लाई करके तो हमने ये करा था, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, हमने ऑलरेडी इन तीनों को मल्टीप्लाई करा है. x प्लस 3, x माइनस 2. तो ये तो थोड़ा सा इग्नोरेंस हो गई. ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से फैक्टर्स पढ़े थे, डायरेक्ट फैक्टर्स से. बस आपको क्या करना है, एक एक फैक्टर को इससे कंपेयर करवाना है. जैसे सबसे पहले x इज इक्वल टू 18, या तो x 18 हो सकता है, दिस कुड बी 18, बट इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज अगर बेस 18 होता तो ये 18 प्लस 3 हो जाता 21, वो 18 माइनस 2 16 होता, बट इनका प्रोडक्ट 18 से बहुत ज्यादा आता, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 18 यूनिट आना चाहिए. सो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल. ठीक है, सेकेंड, x प्लस 3 कुड बी 18, मतलब x की वैल्यू कितनी हो सकती है यहां से? 15. ये हो सकता है कि x की वैल्यू 15 हो जाए. x की वैल्यू अगर 15 है, x अगर 15 है तो ये साइड 18 हो जाएगी और वो साइड कितनी हो जाएगी? 13. अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आप यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी. जैसे एक बार आपको x की वैल्यू खुद की 18 मिल गई, सेकेंड टाइम पे आपको x की वैल्यू 15 मिल गई, और थर्ड टाइम पे तो 20 मिल जाएगी. पर आप सोच के देखो कि अगर 18 x की वैल्यू आएगी तो वॉल्यूम 18 बन कैसे सकता है? वो तो सिर्फ एक डायमेंशन के अबाउट आ गई, तो इसलिए आप इसको ऐसे नहीं कर पाओगे. सो करने का दूसरा सॉल्यूशन है कि आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करो. मतलब आपके पास में ऑलरेडी जो इक्वेशन है, आइदर आप इक्वेशन की ये वाली फॉर्म काम में लो, बट मुझे लग रही है ये फॉर्म थोड़ी सी लेंदी, तो मैं लेने वाला हूं इक्वेशन की ये वाली फॉर्म काम में, जहां पे हमने तीनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करा था, मतलब तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करा था. और हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये देखेंगे कि क्या इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट 18 आता है क्या. और ज्यादा वैल्यूज पुट भी नहीं करनी है आपको, 1 2 3 4 5 तक आप पुट करके देखोगे कोई ना कोई जगह पे आ जाएगा 18. अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूं तो ये LHS में 0 हो जाएगा, RHS में 18, क्योंकि यहां पे 0 है. अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूं तो 1 पुट करने पे ये बना रहा है एक नेगेटिव वॉल्यूम, जो कि नेगेटिव वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पे मुझे माइनस का 1 मिल रहा है. अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 पुट करने पे यहां पे 0 बन रहा है और ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. ठीक है, अब मैं 3 पुट करता हूं, तो सबसे पहले x की जगह पे 3 गया, देन 3 प्लस 3, देन 3 माइनस 2. अब अगर आप देखोगे तो यहां पे हो रहा 3 टाइम्स 6 टाइम्स 1, दैट मीन्स वैल्यू इज 18. तो हो ना हो x कितना है? 3. अब अगर x 3 है मतलब इस बॉक्स की विड्थ 3 यूनिट हो गई, इस बॉक्स की लेंथ 6 यूनिट हो गई, और इस बॉक्स की हाइट 1 यूनिट हो गई. तो मतलब x की वैल्यू 3 बिल्कुल सही है. इजी. If the box is made of the paper sheet which cost is 100 rupees per square unit, what is the cost of the paper? देखो अब हमें x मिल चुका है,
x मिल चुका है, मतलब हम लोग यहां से इस बॉक्स का पूरा सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 3 माइनस 12। सो 3 का स्क्वायर 9 6 आर 54 प्लस 12 माइनस 12। तो बॉक्स को बनाने के लिए कितना सरफेस एरिया यूज होगा पेपर का? 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 100 रुपीज पर स्क्वायर यूनिट के हिसाब से कितना एक्सपेंस हो जाएगा इस बॉक्स को बनाने के लिए? 54 इंटू 100 मीन्स 5400 रुपीज। आसान सी बात है, इजी। A metal worker makes an overflow pan by cutting equal squares with the sides of the length x from the corners of 30 by 20 centimeter piece of aluminium as shown in the figure. The sides are then folded up and then corners are sealed. देखो हो क्या रहा है, कभी आपने भी पैकिंग करी होगी तो आपको पता है कि कॉर्नर्स को आपको फोल्ड करना पड़ता है, बट यहां पे कोई मेटल वर्कर है, वो क्या कर रहा है, ऐसा पैन बनाने के लिए कॉर्नर्स को कट कर दे रहा है, मतलब कॉर्नर्स को रिमूव ही कर देता है पूरा। ऑब्वियसली आपने कभी ना कभी देखा होगा। और ये कॉर्नर जो है ना, ये स्क्वायर के शेप में है। और कैसे स्क्वायर? x बाय एक्स के डायमेंशन में, राइट। ये x बाय एक्स, यहां पे भी कॉर्नर को रिमूव करेगा। चारों तरफ से उसने 4 कॉर्नर्स रिमूव कर दिए। तो इस तरीके से 4 कॉर्नर्स ऑफ द मेटल शीट इज रिमूव्ड। मेटल शीट के जो खुद के डायमेंशन थे वो 30 बाय 20 था। 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर की ये मेटल शीट थी, इसमें से ये 4 स्क्वायर्स रिमूव कर दिए। इन मेटल शीट्स को रिमूव फोल्ड करा और फोल्ड करके ऐसा बॉक्स बना दिया, पेन। ठीक है, फाइंड द पॉलिनोमियल फंक्शन दैट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द पेन। इस पेन के वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है आपको। तो अगर आप सोचो, ये वाला जो रीजन होगा, ये जो अंदर डॉटेड वाला रीजन है, ये क्या बनाएगा? ये पेन का फाउंडेशन बनाएगा। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। और ये जो फोल्ड होके यहाँ पे जो गया, ये सब पेन की हाइट बनाएंगे। तो हाइट ऑफ पेन कितनी हो गई? x। बॉटम के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? अब जरा आप देखो, ये अगर मैं पेन की विड्थ बोल दूं तो पेन की विड्थ कितनी हो गई? 30 माइनस 2x। x यहां से गया, x यहां से गया। ऐसे ही पेन की हाइट कितनी हो गई या लेंथ कितनी हो गई? हाइट तो x हो गई ना, लेंथ कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 2x, क्योंकि 20 ओवरऑल लेंथ है और उसमें से x और x सब्ट्रैक्ट हो गया। तो हमें इस पेन के सारे डायमेंशन मिल गए कि इसकी जो ये विड्थ है 30 माइनस 2x और इसकी लेंथ है 20 माइनस 2x। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, वॉल्यूम की इक्वेशन हो जाएगी 20 माइनस 2x टाइम्स 30 माइनस 2x टाइम्स x। ठीक है, अब ये कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैन इफ द हाइट इज 6 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, प्रीवियस दो क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके बता दिया इक्वेशन को, तो ये आपको ही करना है। और मुझे अगला क्वेश्चन देख के रिक्वायरमेंट लग भी नहीं रही इसको सॉल्व करने की, क्योंकि उसने बोला कि हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके वॉल्यूम निकाल लो। कुछ नहीं है, x की वैल्यू 6 पुट कर दो। तो पुट x इज इक्वल्स टू 6। सो यहां पे क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2 इंटू 6 दैट इज 12। अगेन 30 माइनस 2 इंटू 6 दैट इज 12 टाइम्स 6। तो v इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8 टाइम्स 18 टाइम्स 6। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी 864 सेंटीमीटर क्यूब। आसान सी बात है, अगर x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर थी तो। इजी। Lavan throws a ball upwards from a rooftop which is 20 meter above the ground. It will reach a maximum height and then fall back on the ground. The height of the ball from the ground at the time t is h, which is given by this equation, that h is equals to minus 4t square plus 16t plus 20। तो यहां से कोई बच्चा बॉल फेंक रहा है
ऑलरेडी वो 20 मीटर हाइट पे था ग्राउंड से, और इस बॉल के हाइट की इक्वेशन आपको मिल रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। यहां पे वेरिएबल कौन है? टाइम, ठीक है। जैसे एक्स वेरिएबल चल रहा था अभी तक, ये टाइम है। तो व्हाट इज द हाइट रीच बाय द बॉल आफ्टर 1 सेकेंड? आफ्टर 1 सेकेंड बॉल की हाइट क्या हो जाएगी? हमको सिर्फ टाइम की जगह पे 1 पुट करना है, तो -4 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स 1 प्लस 20, तो -4 प्लस 16 प्लस 20, 36 -4 कितना हो जाएगा? 32 मीटर। आसान सी बात। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल? बॉल मैक्सिमम हाइट कितनी रीच कर सकती है? मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमारे पास में एक जुगाड़ है कि हम इसकी डिफरेंट टाइम्स पे हाइट निकालें, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो नेगेटिव का साइन, यहां पे आप देख रहे हो कि ऊपर जाके नीचे आएगा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, कुछ टाइम तक तो ये ऊपर जाएगा, बट उस टाइम के बाद में हाइट इसकी कम होती जाएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने t = 1 पे तो निकाल लिया 32 मीटर, हम लोग t = 2 पे भी निकालेंगे, 3 पे भी निकालेंगे, और फटाफट से देखेंगे क्या आता है। हम लोग क्या लगा रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से डिफरेंट टाइम्स से वैल्यूज को फिगर आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो t = 2, तो -4 टाइम्स 2 का स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स 2 प्लस 20, तो -4 टाइम्स 4 -16 प्लस 32 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 16, 32 और 20 मतलब 36 मीटर, ठीक है। तो अभी भी हाइट बढ़ रही है। फर्स्ट सेकंड पे 32 मीटर दूर पहुंच गया था, सेकंड सेकंड पे 36 मीटर दूर पहुंच गया। चलो t = 3 पे देखते हैं, t = 3 पे क्या होगा। t = 3 हमने पुट करा, -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 3 प्लस 20, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9 4 जार -36 प्लस 16 3 जार 48 प्लस 20, तो कितना हो गया? 68 - 36, 68 - 36 कितना हो जाएगा? 32। तो कुछ नोटिस करा कि जितना हाइट पे ये फर्स्ट सेकंड पे था, उतनी हाइट पे ये थर्ड सेकंड में आ जाएगा। मतलब उसकी मैक्सिमम हाइट कहां पे निकलेगी? t = 2 सेकंड पे। So the time at which its maximum height will be at t = 2 second, and what is the maximum height? That is 36 meter. Easy. ग्राउंड से 36 है, ठीक है, ध्यान रखना। रूफ से 16 है, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। डायग्राम देख लो। हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू हिट द ग्राउंड? बॉल को फिर से ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लग जाएगा? तो देखो इस इक्वेशन में अगर आप नोटिस करो तो ये हाइट है। अब हाइट को 0 होना पड़ेगा अगर बॉल को ग्राउंड पे आना है, तो आपको h की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 0 पुट करना पड़ेगा। तो जो भी टाइम आएगा पॉजिटिव में, वही आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। सो थर्ड पार्ट के लिए हम लोग हाइट को 0 करने वाले हैं। सो -4t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसको मैं प्लस में कर रहा हूं बिकॉज फर्स्ट टर्म हमेशा प्लस में रखनी होती है हमें। सब में से 4 कॉमन आया, 4 कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया t स्क्वायर -4t -5 इज इक्वल टू 0। 4 को भेज दिया हमने 0 के नीचे। तो अब हमें करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हमें माइनस का 5t स्क्वायर बनाना है। तो हमने 4t को -4t को लिख दिया, माइनस का 5t प्लस t, और माइनस का 5 तो ऑलरेडी था। फर्स्ट 2 टर्म्स में से t कॉमन आया, बचा t -5। लास्ट 2 टर्म्स में से 1 कॉमन आया, बचा t -5। सामने 0 है। सो हमारा फर्स्ट फैक्टर है t -5, सेकेंड फैक्टर है t +1। दोनों फैक्टर्स को जब हम 0 के इक्वल रख देंगे तो फर्स्ट में से हमारे को जो रूट मिलेगा दैट विल बी t = 5, और सेकंड में हमें जो रूट मिलेगा दैट विल बी -1। टाइम कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? t = 5। तो 5 सेकंड के बाद में बॉल कहां आ जाएगी? ग्राउंड पे। इजी। सो व्हाट आर द 2 पॉसिबल टाइम्स टू रीच द बॉल एट द सेम हाइट ऑफ 32 मीटर? ये हमने ऑलरेडी निकाला, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड पे, ठीक है। वेयर द बॉल विल बी आफ्टर 5 सेकंड? इट विल बी ऑन ग्राउंड। आसान। तो इस तरीके से इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको बेसिक अलजेब्रा लगानी है। सबसे ज्यादा यूज आएगी रिमाइंडर थ्योरम, वैल्यूज पुट कर करके निकालनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। An independent marketing research agency has determined that the best box for breakfast cereal has the height of 6 inches larger than its thickness and a width is 5 inches larger than the thickness. तो thickness क्या होती है? ये
मान लो थिकनेस x है, ठीक है। अब इसकी जो हाइट बोली गई है वो 6 इंचेस लार्जर होगी इसकी थिकनेस के, एंड विड्थ जो होगी वो 5 इंचेस लार्जर होगी इसकी थिकनेस के, जहां पे इसकी थिकनेस को मैंने पहले ही x मान लिया क्योंकि वो भी मानेगा। इफ यू लेट द थिकनेस इन x इंचेस, फाइंड द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का इक्वेशन क्या बन जाएगा, 6 प्लस एक्स टाइम्स 5 प्लस एक्स टाइम्स एक्स। बस आपको बार बार यही करना है, ठीक है, आपको बार बार यही करना होता है। इसी तरह की वैल्यू इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Vx विल बी 6 5 30 प्लस 6x प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स x। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 11x प्लस एक्स 11x स्क्वायर प्लस 30x। ये हो गई वॉल्यूम की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। If such a box is to have the volume of 112 inches cube, then what should be the thickness? हमें x निकालना अगर वॉल्यूम 112 हो। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। हमें यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। हम सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे, देन 2 पुट करके देखेंगे, देन 3 पुट करके देखेंगे। जिस भी वैल्यू के लिए नेट प्रोडक्ट 112 आ जाएगा वही हमारा x होगा। तो सबसे पहले x की जगह पे हम लोगों ने 1 पुट करके देखा। देखो दिमाग में भी कर सकते हो, 1 से ज्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो 1 तो नहीं चलेगा, 2 पुट करके देख सकते हो, 2 से थोड़ा सा फायदा है। सो पुट x इज इक्वल्स टू 2। देखो 1 2 3 के 4 के अंदर ही आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। सो 2 का क्यूब प्लस 11 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 2। देखो तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 11 इंटू 4 दैट इज 44 प्लस 60 प्लस 44 104, 104 प्लस 8 112। तो हो ना हो x की वैल्यू क्या है 2 है। तो x अगर 2 है तो इसकी हाइट हो जाएगी 8, इसकी विड्थ हो जाएगी 7। अब अगर इसके बाद में ये बोल दे कि बताओ इसको कवर करने के लिए कितना फैब्रिक लगेगा या कितना मटेरियल लगेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। आसान, इजी, पकड़ में आ गया ऐसे क्वेश्चंस। A bulk dog food storage bin with the dimension 2 feet by 3 feet by 4 feet needs to be increased in the size to hold 5 times as much food as the current bin. Assume each of the dimension is increased by the same amount. ठीक है, अभी जितना ये फूड अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है उसका 5 टाइम्स फूड इसको स्टोर करके रखना है। और ओरिजिनल डायमेंशन जो हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 by 3 by 4। सो 2 by 3 by 4, अगर मैं इसका ओरिजिनल वॉल्यूम निकालूं तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका 24 फीट क्यूब। ठीक है, अब मैंने क्यों निकाला मुझे नहीं पता, बस मुझे दिख गया कि डायमेंशन बढ़ाना है और हर साइड में सेम डायमेंशन बढ़ाना है। ठीक है, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूं क्वेश्चन। Let x be the amount by the which the dimension is increased. Write the function that represent the volume of the new bin. न्यू बिन के वॉल्यूम निकालने हैं तो न्यू बिन लाइक वॉल्यूम जो हो जाएगा, जो इसकी लेंथ है, जो इसकी ब्रेथ है, जो इसकी हाइट है, उन सब में क्या इंक्रीज हो जाएगा x। 2 3 एंड 4 सब में x ऐड हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन तो मैंने निकाल लिया। अब न्यू बिन के डायमेंशन निकालना, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा, देखो ये जो 2 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स और 4 प्लस एक्स आए ना, ये करने से इसकी कैपेसिटी 5 टाइम्स हो जाएगी, वॉल्यूम 5 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, ये जो न्यू वॉल्यूम है ये 24 का 5 टाइम्स है। तो 24 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स। अब तक मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके से बता रहा था कि आप क्या करो, पहले तो इक्वेशन सॉल्व करो, फिर उस इक्वेशन में रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, फिर देखो कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस न्यू वैल्यू को। बट अगर उसने इक्वेशन नहीं पूछी है ना, ऐसे पूछी है तो आप लोग तो सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा। आपको इसको सॉल्व भी करना था, ठीक है, इक्वेशन को पूरी को सॉल्व करना था पहले इसी जगह पे। मैं सीधा सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं, बस आपको ये मल्टीप्लाई करके दिखाना है। आपको क्या करना पड़ेगा, 120 न्यू वॉल्यूम बनाने के लिए आपको एक्स की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पहले एक्स की जगह पे आप 1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो। मेरा लकी गैस है 2। क्यों है मेरा लकी गैस 2, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यहाँ पे 2 पुट करने से ये 5 बन जाएगा और लास्ट में देख रहे हो आप 0 आ रहा है।
तो मैं सीधा मेरा लकी गैस लगा रहा हूं x इज इक्वल टू 2. सो 2 प्लस 2 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स 4 प्लस 2, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6, दैट विल गिव यू 120. तो x मतलब डायमेंशन हर तरफ से सिर्फ 2 फीट से इंक्रीज करने पे इसकी कैपेसिटी 5 टाइम्स बढ़ जाएगी. तो न्यू लेंथ 4 फीट, न्यू विड्थ 5 फीट एंड न्यू हाइट 6 फीट हो जाएगी. आसान सी बात है, इजी.